पंजाब और केपी के बेशतर इलाकों में बारिश के बाद धुंध की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई और सवाबी से बुरहान तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक, लाहौर से आलकुच मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। नवाब शाह में मेहरान हाईवे पर 2 कारों के दरमियान टक्कर के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जान बहक जबकि 2 बच्चे जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक नवाब शाह के करीब मेहरान हाईवे बुछेरी के मुकाम पर हादसा उस वक्त पेश आया जब धुंध के बायस 2 कारें आमने सामने से आपस में टकरा गईं। हादसे के नतीजे में कार में सवार खातून समेत 3 अफराद जान बहक हो गए जबकि 2 बच्चे जख्मी हो गए। जान बहक अफराद की मैयतें और जख्मी बच्चों को पीपल्स मेडिकल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हाफजाबाद और मुज़फ़्फ़राती इलाके कई रोज़ से धुंध की लपेट में हैं। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होने के साथ शहरी खुश्क सर्दी पड़ने से खांसी, नज़ला, बुखार जैसे अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। क्या तफसीलात है, सैयद मोहम्मद ज़मीर से जानते हैं। जी, हाफिजाबाद और इसके तमाम मुज़फ़्फ़राती इलाके गुज़श्ता कई रोज़ से शदीद धुंध की लपेट में चले आ रहे हैं। धुंध का ये सिलसिला रात के वक्त शुरू होता है और सुबह 10-11 बजे तक जारी रहता है। इसकी वजह से जहां कारोबार मुतासर हो रहे हैं वहाँ शहरी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन के अमराज में भी मुबतला हो रहे हैं। बिलखसूस बच्चे नमूनिया के मरज़ का शिकार होकर हस्पतालों में पहुँच रहे हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो सर्दी से ख़ुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं और खाने पीने में गर्म अशिया का इस्तेमाल करें। जबकि ट्रैफिक पुलिस ने हदायत की है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए और सफ़र की सूरत में फोग लाइट्स का ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं, ज़िला बदीन में खेतों में सरसों के फूलों के नज़ारे सर्द मौसम में कुदरती हुस्न बिखेरे हैं। ये देही इलाकों में सरसों का साग सर्दी की मकबूल तरीन सौगात के तौर पर पेश किया जा रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, एजाज सही से जानते हैं। देखिए, मैं इस वक्त सरसों के खेतों में खड़ा हुआ हूं जो कि इन दिनों जिला बदीन की पहचान बने हुए हैं। ये फसल ना सिर्फ कुदरत की खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत है बल्कि इंतहाई फवाइद से मालामाल भी है। इसकी जो फलियां हैं उनके बीजों से सरसों का तेल हासिल किया जाता है जबकि इसके सब्ज पत्तों से साग बनता है। साग खेतों से कटकर जब घरों तक पहुंचता है तो देही इलाकों की जो खवातीन है उसको इंतहाई सफाई के साथ काट कर हांडी में डालती हैं और हल्की आंच पर इंतहाई देर तक उसको पकाया जाता है, जिसके बाद देसी घी या फिर सरसों के तेल से तड़का लगाया जाता है। उसके बाद जब ये साग चूल्हे की धीमी आंच पर पक कर तैयार हो जाता है तो इसको मकई या फिर चावल की रोटी और मक्खन के साथ पेश किया जाता है। इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो वो साग के जायके को मुकम्मल कर देता है। यूं ये जो साग है वो न सिर्फ देही इलाकों में सौगात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है बल्कि देही सकाफत की भी अक्कासी करता है। अब बातगारों का कहना है कि सरसों की फसल न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि इंतहाई फवाइद से माला माल भी है। यूं ये फसल यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके लिए रोजगार का जरिया भी बनी हुई है। जी की तहसील हलीम ज़ई में कायम मार्बल की सनत बिजली की कीमतों के इजाफे के बाद ज़वाल पजीर हो रहा है। इरफानुल्लाह जान रिपोर्ट करें। जिला मोमन में तैयार होने वाली मार्बल जो न सिर्फ मुकामी लोगों की रोजगार का जरिया है बल्कि ये मार्बल पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों को सप्लाई किया जाता है। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला मोमन की तहसील हलीमज़ई में अपनी मदताब के तहत कायम की गई गंदहाब मार्बल स्टेट में। एक अंदाजे के मुताबिक इस मार्बल स्टेट में 100 से ज्यादा कारखाने हैं जहाँ पर 2 से 2,500 मजदूर बरसरे रोजगार है। इस मार्बल स्टेट में जिला मोमन के मुकामी मार्बल को मुख्तलिफ साइज में काट कर तैयार किया जाता है जो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों को सप्लाई किया जाता है। कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के बायस ये कारोबार दिन ब दिन ज़वाल पजीर होता जा रहा है। जी
اور پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں نمایاں بہتری، شرح خواندگی 60% سے بڑھ کر 63% ہو چکی ہے۔ اسکول سے باہر بچوں کی شرح 30% سے کم ہو کر 28% ہو چکی ہے، جبکہ گھریلو سطح پر انٹرنیٹ تک رسائی 34% سے بڑھ کر 70% تک پہنچ چکی ہے۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے افراد کا تناسب 17% سے بڑھ کر 57% ہو گیا۔ ملک بھر میں 96% گھرانوں میں موبائل یا اسمارٹ فون کی سہولت موجود ہے۔ ادارہ شماریات نے ڈیجیٹل گھریلو جامع معاشی سروے 2025 اور 24 جاری کر دیا ہے۔ سروے میں ملک بھر کے 32,000 گھرانوں سے تفصیلی معلومات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں سیف الرحمان۔ ڈیجیٹل گھریلو جامع معاشی سروے 2024-25 کا باضابطہ اجرا وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کیا۔ اس سے قبل یہ سروے 2018-19 میں کیا گیا تھا۔ سروے کے مطابق پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ شرح خواندگی 60% سے بڑھ کر 63% ہو گئی۔ اسکول سے باہر بچوں کی شرح 30% سے کم ہو کر 28% ہو گئی۔ تاہم اب بھی یہ تعداد 2.5 کروڑ ہے۔ گھریلو سطح پر انٹرنیٹ تک رسائی 34% سے بڑھ کر 70% تک پہنچ گئی۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے افراد کا تناسب 17% سے بڑھ کر 57% ہو گیا۔ ملک بھر میں 96% گھرانوں میں موبائل یا اسمارٹ فون کی سہولت موجود ہے۔ گھریلو آمدن اور اخراجات میں اضافہ ہوا۔ قومی سطح پر گھریلو اخراجات کا سب سے بڑا حصہ خوراک پر خرچ ہوتا ہے، جو 37% ہے۔ ہمارے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں وہ نسبتاً امپروو ہو رہے ہیں، چاہے وہ لٹریسی کا شماریہ ہے، چاہے وہ ہیلتھ کے ہیں، انفینٹ مورٹیلٹی ہے، چاہے وہ خواتین کی زچگی میں اموات سے متعلق ہے یا دیگر ہیں۔ لیکن کسی بھی صورت یہ جو امپروومنٹ ہے اسے ہم تسلی بخش نہیں کہہ سکتے۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس نے ترقی کی ہو اور 90% کی شرح خواندگی حاصل نہ کی ہو۔ سروے کے مطابق حفاظتی ٹیکہ جات کی شرح 68% سے بڑھ کر 73% تک پہنچ گئی۔ توانائی کے شعبے میں صاف ایندھن کے استعمال میں اضافہ ہوا، جو 35% سے بڑھ کر 38% ہو گیا ہے۔ سیف الرحمان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ایران میں معاشی صورتحال پر مظاہرے تشدد کا شکار ہونے لگے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر بھی دھاوا بول دیا۔ پولیس نے ہنگامہ رائی کرنے والے کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ گرفتاریاں عوامی نظم میں خلل ڈالنے کے الزام میں کی گئی ہیں۔ ایران پر مغربی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی ریال کے قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ ریال کے قدر میں کمی سے ملک میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب اور قطر کے تعلقات مزید مضبوط کرنے اور علاقائی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کہا کہ صدر، وزیر اعظم، بانی پی ٹی آئی سمیت 5 بڑوں کو اعتماد سازی کے لیے آپس میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ اس تجویز میں پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ تحریک انصاف اداروں کی قیادت کے خلاف کردار کشی کی مہم بند کرے تو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا راستہ نکل سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے چیف ویپ ملک عامر جوگر نے رانا ثناءاللہ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ سیاست کو سیاسی مخالفین تک رکھنا چاہیے، ریاستی اداروں کے خلاف کردار کشی کی مہم بند ہونی چاہیے۔ ملک عامر جوگر نے کہا کہ اعتماد سازی کے لیے بانی سے ہمارے اتحادی MWM کے راجہ ناصر عباس اور تحفظ آئین پاکستان کے محمود خان اچکزئی کی ملاقات کروائی جائے۔ ملک کے 5 بڑے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونی چاہیے، ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے۔ 2 تو آگئے ہیں میرے لیڈر، اچھا، پرائم منسٹر صاحب اور میاں نواز شریف صاحب۔ تیسرے جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، پریزیڈنٹ صاحب ہیں۔ چوتھے عمران خان صاحب ہیں، اور 5ویں کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہی ہیں، وہ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ اس بارے میں جو بات میں نے کی ہے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب اور بلاول صاحب، ان کی بھی اس سے ملتی جلتی رائے ہے۔ اگر یہ گالیاں ہی نکالنی ہے یا اس قسم کا پراپیگنڈا کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں کے خلاف کرتے رہیں، یہ سیاستدانوں کے خلاف کرتے رہیں، لیکن افواج اور ان کے سربراہان کے خلاف جو ہے ایک تو یہ بند ہونا چاہیے۔ میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ان کو یہ آفر کرتا ہوں کہ جو 2 ہمارے اکابرین ہیں، جو 2 ہمارے رہنما ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب جو MWM کے سربراہ ہیں، اور محمود خان اچکزئی جو پختونخوا عوامی ملی پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کا PTI سے تعلق نہیں ہے۔
वो इत्तेहादी हैं तरीके आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के, उन 2 लोगों को मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब से, और उसके बाद अल्लाह करे कोई रास्ता निकल आए। और जो 5 लोगों की आपने बात की है, अगर ये 5 लोग मिल जाएं फिर तो बात ही ख़त्म हो जाए, फिर तो झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। उन्होंने पहले ये कहा है कि सोशल मीडिया पे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो एक किरदार कुशी की मुहिम चल रही है, ये ख़त्म होनी चाहिए। इससे आप एग्री करते हैं ना? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि सियासत को सियासी मुखालफिन तक रखना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने GO न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा का मुसाफ़ा अल्लाह करे इखलास वाला हो, मुनाफ़क़त वाला ना हो। इससे पहले भारत ने जितने भी मुसाफ़े किए हैं वो सब मुनाफ़क़त वाले ही थे। ये वही भारत है जो खेलों के मैदान में भी हमसे हाथ नहीं मिलाता था। मई की जंग ने दुनिया में हर चीज़ बदल दी है। भारत बैनुल-अक़वामी तौर पर ना सिर्फ जंग हारा बल्कि उसके बयानिए को भी शिकस्त हुई है। शहबाज शरीफ और CDF की पार्टनरशिप रिजल्ट दे रही है। अल्लाह करे ये इखलास वाला हो, मुनाफ़क़त वाला ना हो। पहले तो इन्होंने जितना भी मुसाफ़े किए हैं, जितने वो एक मुनाफ़क़त के थे, और ये वही भारत है जो खेल के मैदान में भी हाथ नहीं मिलाता था और दुनिया में भी कहता था कि हम इनके साथ इसलिए नहीं बैठते क्योंकि ये हम पल्ला नहीं है। लेकिन मई की जंग ने दुनिया में हर चीज़ बदल दी है। भारत है वो अपना बैनुल-अक़वामी तौर पे ना सिर्फ जंग हारा है बल्कि उसका नैरेटिव भी हारा है। उसने वो जो बयानिया एक झूठ पे मबनी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के हवाले से बनाया है, वो बयानिए में भी हारा है और जंग में भी हारा है। सारे नवाज शरीफ हैं और पूरी नवाज शरीफ की हुकूमत है और सारी हमारी तवज्जो काम पे है और उसकी गाइडेंस जो है वो मियां नवाज शरीफ से आती है। पार्टनरशिप जो शहबाज शरीफ साहब की और CDF की है, ये रिज़ल्ट दे रही है। ये वो रन्स कर रही है जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को है। इसी पार्टनरशिप ने जंग जीती है, इसी ने मईशत बेहतर की है, इसी ने सफारतकारी को अरूज पे पहुँचाया, अरूज पे। तो ये अल्लाह करे ये जोड़ी इसी तरह ही विकेट पे खड़ी रहे और रन्स पाकिस्तान के लिए बनते रहें। और मुझे तो दूर दूर तक ऐसा कोई बॉलर नहीं लगता कि जो जोड़ी की कोई विकेट ले सके। इंडिया ने हमला किया था तो कोशिश की कि सबको ऑन बोर्ड किया जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली बानी PTI की मिशन कोई और है, वो चाहते कुछ और हैं। बातचीत ऐसी मेज़ पर बैठना नहीं चाहते जिस पर बात पाकिस्तान के मसाइल की हो। वो जो चाहते हैं वो होगा नहीं इंशाल्लाह। उनका जहन में बांग्लादेश है, नेपाल, श्रीलंका है, पाकिस्तान पाकिस्तान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। और बात मसाइल पर हमेशा करने को तैयार हैं, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत केसेस स्पेसिफिक नहीं होगी, पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगी, पाकिस्तान स्पेसिफिक होगी। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग देंगे। मई में भारतीय जौहरियत के बाद भारत ने पहली मर्तबा पाकिस्तान से जौहरी तनसीबात की फ़हरिस्तों का तबादला किया है। पाकिस्तान ने भी अपनी जौहरी तनसीबात की फ़हरिस्त भारत के हवाले कर दी हैं। सालाना तबादला दोनों मुल्कों को एक दूसरे की जौहरी तनसीबात पर हमलों से रोकने के माहिदे के तहत किया गया। ये माहिदा 27 जनवरी 1991 से नाफिजुल अमल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी ने बताया कि पाकिस्तान और भारत ने कैदियों की फ़हरिस्तों का भी तबादला किया है। पाकिस्तान में कैद 257 भारतीय कैदियों की फ़हरिस्त भारतीय हाई कमीशन के हवाले की गई हैं। भारतीय कैदियों में 58 शहरी और 199 माहीगीर शामिल हैं। दोनों ममालिक हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को फ़हरिस्तें एक दूसरे के हवाले करते हैं। भारत भी अपने कैद में मौजूद पाकिस्तानी कैदियों की फ़हरिस्त पाकिस्तान हाई कमीशन को फराहम करेगा। पाकिस्तान ने दरियाई चिनाब पर नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी भारत को खबरदार कर दिया। ताहिर अंदराबी ने कहा कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को बताए बगैर मगरबी दरियाओं पर कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकता। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर ने सवालात भेजे हैं। भारत फौरी इन सवालात का जवाब दे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाहगा बॉर्डर लाहौर पर तामीर किए गए अरीना का इफ्तिताह कर दिया। नए अरीना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। अरीना में तोसी के अलावा जॉइंट चेक पोस्ट वाहगा पर नई तामीरात भी की गई हैं। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ज़ेरे एहतमाम जॉइंट चेक पोस्ट वाहगा पर तामीर शुदा अरीना की इफ्तिताही तकरीब में कोर कमांडर लाहौर समेत दीगर ने शिरकत की। अरीना में तकसीम हिंद की अक्कासी के लिए रेलवे स्टेशन के मॉडल, सामान हर्ब और यादगार शहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क शामिल हैं। तहरीक आज़ादी से आज तक पाकिस्तान की तारीख और सकाफत से मुतालिक पाकिस्तान म्यूज़ियम भी कायम किया गया है। पंजाब रेंजर्स के जवानों के लिए बैरक्स, नमाजियों के लिए नमाज का एरिया और फूड कोर्ट्स भी शामिल हैं। वसी और अरीस कार पार्किंग और बाब आज़ादी के मकाम पर शाही किले की तर्ज पर आलमगीरी दरवाज़ा भी नस्ब किया गया। जॉइंट चेक पोस्ट वाहगा पर नस्ब कौमी परचम 115 मीटर बुलंद था, अब 139 मीटर की बुलंदी पर लहरा रहा है। ये परचम एशिया का 7वां और जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम है। डेरा गाजी खान के हल्का PP 289 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार उसामा अब्दुल करीम बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर नासिर मकसूद के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें से 10 अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए, जिस पर मुस्लिम लीग नून के उसामा अब्दुल करीम बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। हल्का PP 289 की नशस्त मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर लगारी के रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होने पर खाली हुई थी, जिस पर ज़िमनी इंतखाब 25 जनवरी को होना था। अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों के माली गोशवारे और असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराने के लिए 16 जनवरी तक मुद्दत में तौसी कर दी गई। 26 अरकान सेनेट, 125 अरकान कौमी असम्बली, 159 अरकान पंजाब असम्बली, जबकि 38 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और 26 अरकान बलूचिस्तान असम्बली ने असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाईं। 26 अरकान सेनेट ने अपने असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई। 125 अरकान कौमी असम्बली ने असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई। 159 अरकान पंजाब असम्बली ने असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाईं, जबकि 62 अरकान सिंध असम्बली ने असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाईं। 48 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई गईं। 26 अरकान बलूचिस्तान असम्बली ने असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई हैं। कराची के इलाके नेशनल स्टेडियम रोड पर वाटर कॉरपोरेशन की 48 इंच कतर की लाइन में लीकेज की निशानदही की गई है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक लीकेज की इत्तला मिलते ही मुरम्मती इक़दामात का फौरी तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि लाइन की मुरम्मत के लिए डी वाटरिंग का अमल फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया है, जो आइंदा चंद घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। डी वाटरिंग मुकम्मल होते ही 48 इंच कतर की लाइन की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा, जबकि मुरम्मती काम आज रात तक मुकम्मल होने की तवक्को है। दूसरी जानिब डालमिया रोड स्टेडियम चौक की जानिब इंक्रोचमेंट थाने के सामने पानी की लाइन की तरक्याती काम के बाइस सड़क पर पानी मौजूद है, जिसके सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद है और ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उस्मान ख्वाजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एशेज़ के 5वें और आखिरी टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट इतवार को शुरू होगा। उस्मान ख्वाजा 88वां और आखिरी मैच खेलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि उनकी कोशिश है कि विमेन वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिल जाए। कराची में PCB इंटर स्कूल चैंपियनशिप के फाइनल के मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PCB ने कहा कि भारत के साथ क्रिकेट मामलात पर वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। उनका कहना था कि कराची में ग्राउंड्स के मामले से आगाह हैं, बहुत जल्द कराची समेत पूरे मुल्क में ग्राउंड्स के हवाले से अच्छी खबर मिलेगी। वफाकी वजीर दाखिला व चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि अवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की। नए साल में अवाम की खिदमत का मिशन पहले से ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी रहेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत में पाक फ़ौज ने कई गुना ताकतवर दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया और पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने
دشمنوں کو इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया। मोहसिन नकवी ने दिफाए वतन और क़याम अमन के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को सलाम पेश किया। पाकिस्तान को अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की राह पर आगे बढ़ाने के लिए अज़्म, हौसले और यकजहती के साथ हर चैलेंज का सामना किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाब इनेकाद पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की जीत थी। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी ने पीसीबी के पेशावराना इंतजामात को आलमी सतह पर उजागर किया। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि नए साल में स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन, सहूलतों की बेहतरी और नए वेन्यूज़ की शमूलियत तरजीह होगी। उन्होंने कौमी टीम के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची मैराथन से शहर का मुस्बत इमेज उजागर होगा। कराची वालों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इवेंट में शिरकत करें। कराची में BYD कराची मैराथन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर कराची का कहना था कि 4 जनवरी को होने वाली कराची मैराथन शहर का एक अहम इवेंट है। उन्होंने कहा कि इस इवेंट का नारा है रन फॉर कराची, जो कराची से हमारी वाबस्तगी का अक्कास है। वो ज़माने अब चले गए जब लोग कहते थे रन फ्रॉम कराची। मेयर कराची ने कहा कि कराची मैराथन का अगला इवेंट शहर की अहम शाहराहों पर होगा, जो मज़ार कायद से शुरू होगी, ताकि इस मैराथन से कराची की हकीकी तस्वीर दुनिया को दिखाई जा सके। 4 जनवरी 2026 को एक बड़ा इवेंट शहर कराची में मुनक्किद होने जा रहा है। मैं कराची वालों से मुखातिब होकर उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस इवेंट में शिरकत करें, भरपूर तरीके से शिरकत करें। और हम चाहते हैं कि इस साल का ये इवेंट इस कामयाबी के साथ हो कि अगले साल इंशाअल्लाह हम कराची ओल्ड सिटी एरिया में, पूरे कराची में इस तरह की मैराथन करें। साल 2026 की पहली सुबह तुर्की के शहर इस्तांबुल में 5 लाख से ज़ायद अफराद ने इंतहाई सर्द मौसम में गलाता पुल पर जमा होकर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। तुर्की और फ़लस्तीन के परचम लहराते हुए लोग शहर की मुख्तलिफ मसाजिद से काफ़िलों की शक्ल में पुल पहुँचे। कई अफराद ने समुंदर में कश्तियों पर सवार होकर भी मुजाहरे में हिस्सा लिया। मशहूर आया सूफिया की जामे मस्जिद समेत शहर के मुख्तलिफ मसाजिद से नमाज फजर के बाद काफ़िलों की शक्ल में लोग गलाता पुल पहुँचे। इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी का शिकार फ़लस्तीनियों के हक में नारे लगाई। कहा गजा, अल-कुद्स और मस्जिद अक्सा की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुजाहिरीन ने तबाहशुदा गजा की तामीर नौ के लिए इसराइल से जंगी तावान वसूल करने का मुतालबा किया। कराची में डबल डेकर बस जहां नौजवानों के लिए एक नया और मुनफरिद तजुर्बा बन गई है, वहीं बुजुर्ग शहरियों की पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई हैं। मलिर हॉल से ज़ैनब मार्केट तक इस सफ़र ने हर उम्र के मुसाफिरों को महसूस किया। अवाम ने बसों की मौजूदा तादाद को नाकाफ़ी करार देते हुए मज़ीद बसों का मुतालबा कर दिया। जमार जोखियो इस पर रिपोर्ट करें। साल 2026 के आगाज़ पर कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बस सर्विस शुरू कर दी गई। इब्तदाई मराहिल में 5 डबल डेकर बसें मलिर हॉल से प्रेस क्लब चौरंगी तक चलाई गई हैं। बसों का किराया 80 से 120 रुपए मुकर्रर किया गया है। पहले 15 किलोमीटर तक सफ़र पर 80 रुपए और उससे ज़ायद फासले पर मुकम्मल किराया वसूल किया जाएगा। बस के निचले फ्लोर पर 11 नशिस्तों के साथ खुसूसी अफराद के लिए 2 नशिस्तें मुख्तस हैं। बस की ऊपरी मंजिल पर 45 नशिस्तें मौजूद हैं, जहाँ इंडोर और आउटडोर ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा लग रहा है देखने में। पहली बार हमने तो सिर्फ फिल्मों में और ड्रामों में देखा, बनफ्सा नफीस आज पहली बार ये दीदार हो रहा है। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। जो है नॉर्मल से तो बहुत ही अच्छा है। वैसे जो दूसरी इधर ट्रांसपोर्ट चलती है वहाँ पर तो बहुत ही रश भी है और धक्के और यानी कि खड़े होकर जाना पड़ता है। इसमें तसल्ली से बैठ के जाना पड़ रहा है। डबल डेकर बस का निचला फ्लोर खवातीन के लिए मुख्तस है, ताहम शहरी खुली छत पर सफर को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं ताकि इस नए तजुर्बे से भरपूर लुत्फ उठा सकें। बुजुर्ग शहरियों का कहना है कि डबल डेकर बस ने उनकी पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं और माजी की झलक दिखा दी है। इसी ज़माने में 50 साल पहले मैं कराची की सड़कों पे इस पे सफ़र किया करता था, तो आज दोबारा मुझे मौका मिला है तो मुझे वो याद वापस आ गई है। कराची में ये 70 की दिहाइयों में जो है ना वो चला करती थी कराची के रोडों पे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वो वैसे भी जो है ना वो पब्लिक के लिए होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कराची को तकरीबन 15,000 बसों की ज़रूरत है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मज़ीद डबल डेकर और जदीद बसें मुतारिफ कराई जाएं ताकि बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आ सकें। कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन के साथ जमार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची।
کمالیہ میں تحصیل انتظامیہ کی جانب سے فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں گھڑ ڈانس مقابلوں نے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ فیسٹیول دیکھنے کے لیے خواتین، بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کمالیہ میں علاقائی ثقافت کو اجاگر کرنے اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کے گراؤنڈ میں گھڑ ڈانس کے شاندار مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف اضلاع سے آئے ہوئے گھڑ مالکان نے مقابلوں میں حصہ لیا۔ ڈھول کی تھاپ پر گھڑ ڈانس پیش کیا گیا۔ تقریب میں مختلف کالجوں کی طالبات نے پینٹنگ کر کے کمالیہ کی ثقافت کو اجاگر کیا۔ اس کے علاوہ مشاعرہ اور ثقافتی رقص نے تقریب کو دوبالا کر دیا۔ شہریوں نے انتظامیہ کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے مستقبل میں بھی ایسی تقریبات کے انعقاد کی خواہش کا اظہار کیا۔ سر، یہ ہمارا ہینڈی کرافٹ ڈیولپمنٹ سینٹر کا اسٹال ہے، جو نے ہینڈ ویو سے پہلے کپڑا بنایا ہے، پھر اس کی پروڈکٹ میں کلچر آرٹ اور یہاں کی جو مخصوص کھڈی ہے اس کا بھی اسٹال لگایا تھا، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ کیسے یہاں پر کپڑا بنتا ہے اور کیسے ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ امجد سعید، جیو نیوز، کمالیہ۔ نئے سال کے آغاز پر لاہور کے 9 لکھا چرچ میں فیملی میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں نے بھی خوب انجوائے کیا۔ لاہور سے رپورٹ کر رہی ہیں ارم اوان۔ نولکھا چرچ لاہور، جہاں سجایا گیا نئے سال کی خوشی میں فیملی میلہ۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے پاسٹر مجید ایبل کے ساتھ مل کر کیک بھی کاٹا۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ پاکستان سب کا ہے، ہماری خوشیاں اور غم سانجے ہیں۔ فیملیز کو خوش اور محفوظ ہوتے دیکھ کر دلی خوشی ہو رہی ہے۔ پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا جو فلیگ ہے گرین اور وائٹ، وہ ایک ہمیں فیملی کی مانت رکھتا ہے، اور ہمیں ایک دوسری خوشیوں میں آنا چاہیے۔ ریاست کی مضبوطی ہی اسی میں ہے کہ تمام اسکول آف تھاٹ، تمام مذاہب مل کر اپنے ملک کے لیے کام کریں۔ فیملی میلے میں جھولے بھی تھے، سٹالز بھی اور موسیقی کا سامان بھی۔ شرکا ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں جھولوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ نئے سال کی خوشی میں سجائے گئے اس میلے میں فیملیز نے بھی خوب انجوائے کیا۔ پہلے ہم نے چرچ اٹینڈ کیا ہے، سارا کچھ بہت اچھا چل رہا ہے۔ اس کے بعد میلہ ہے، ہم لوگ انجوائے کریں گے فیملیز کے ساتھ۔ آج ہم یہاں بہت خوش ہیں، پہلے عبادت کی ہے، اس کے بعد ہم نے یہ میلے کا کیا ہے۔ مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ نیا سال نئی امیدیں لے کر آیا ہے۔ میلے نے نئے سال کی خوشیاں دوبالا کر دی ہیں۔ کیمرہ مین AR عدنان کے ساتھ ارم اوان، جیو نیوز، لاہور۔